हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका। ठीक है, कोशिका इस टॉपिक जो है बायोलॉजी का सबसे कहे जाने वाला है कि समझ में नहीं आता है और लंबा चैप्टर है। हमारा जो ये वीडियो होने वाला है 2 पार्ट में होने वाला है। ये तो पार्ट 1 होने वाला है, अगला पार्ट 2 आएगा इसका। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में सभी चीजों को समझेंगे, जो जो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, किसी भी आपको उसके बाद आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको। क्या कोशिका, कोशिका क्या होता है? कोशिका एक इंग्लिश में से सेल कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेल तो कहा जाता है किस में? इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में से हम लोग सेल कहते हैं। समझ में आ रहा ना? सेल कहते हैं। और कोशिका क्या होता है? कोशिका जिसके मुंह से आप सुनेंगे, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं है। देखिए यहां से समझिएगा कि छोटी क्या होती है, इकाई होती है, अंग नहीं होता है। ठीक है, दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कि कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई है शरीर का, अंग नहीं है। इकाई कहने का मतलब वो चीज है जो अपना सारा चीज खुद से कर सके। जैसे एक इंसान होता है, खुद का खर्चा खुद के पैसे से चला ले, तो उसे घर का एक इकाई कहेंगे, सबसे छोटा अंक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोशिका नाम, इससे को साइटो कहा जाता है। किसमें? बायोलॉजी की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में हम लोग इसे साइटो कहते हैं। ठीक है, साइटो, साइटो, साइको नहीं। साइको मतलब तब पागल होता है। साइको मत कहिएगा किसी को। कोशिका को बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटो कहा जाता है, याद रखो। साइटो बायोलॉजी की भाषा में साइटो। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या है? साइटोलॉजी है। ठीक है, साइटोलॉजी है। इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद खोज, यानी कि इसी को जनक कहा जाता है कि कोशिका का खोज कौन किया। कोशिका, आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि इतना कोशिका बहुत छोट होगा? बहुत छोट होने का मतलब एगो कोशिका अंग था, सबसे छोटा इकाई है, तो उसको एकदम एगो हुक से खोज के निकाला गया, हुक से। यानी कि कोशिका का खोज करने वाले या फिर जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक को कहेंगे। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। लेकिन ये जब कोशिका को खोज किया ना, तो कोशिका मुंगा दिया, कोशिका को मुंगा दिया। जैसे मान लीजिए हो सकता है हुक से कुछ चीजों से कोशिका को निकाला होगा, लेकिन कोशिका को क्या किया? ये मुंगा दिया। तो इसलिए जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, वो कोशिका कैसा था? तो मृत कोशिका था। ठीक है, कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। तो हो सकता है कोई ना कोई इंसान होगा जो जीवित कोशिका का खोज किया होगा। तो जीवित कोशिका का खोज करने वाला एंटोनी वान लीवेनहॉक, आप इतना भी कह सकते हैं, लीवेनहॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह से पूछेगा कि जीवित कोशिका का जनक कौन है, तो लीवेनहॉक। और कोशिका का जनक कौन है, तो रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। इस तरह सीधे से पूछेगा कोशिका का जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाएगा। और जीवित कोशिका का खोज किसने? तो लीवेनहॉक ने, एंटोनी लीवेनहॉक। उसके बाद दो वैज्ञानिक आए थे, सलाइडन और स्वान। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दे दिया। कोशिका का सिद्धांत देने का मतलब है कि ये लोग बोला कि कोशिका से शरीर बना होता है। किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी को कोशिका का सिद्धांत कहा जाता है। कौन कहा? तो स्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिक का नाम है। दोनों ने कहा कि किसी भी जीव का शरीर किससे मिलके बना होता है? तो कोशिका से मिलके बना होता है। तो उसी को क्या कहा इन्होंने कि ये कोशिका सिद्धांत कहा जाएगा इसे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत। इतना बात समझ में आ गया? कोशिका का नाम साइटो, अध्ययन साइटोलॉजी, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका लीवेनहॉक, उसके बाद सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दोनों दिया, जिसे सिद्धांत कहा गया जी कि किसी भी जीव का शरीर क्या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद चीजें आती है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, पूरे यूनिवर्स, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा, याद रखना,
प्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आती है बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, आप लोग सुने होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। होबे करता है 2 किलो के लगभग। उसका अंडा भी एगो होता है 2 केजी का, ठीक है। आदमी एगो अंडा होते चुई खाता है तो उतना ही में हो जाता है सबके, लेकिन एगो अंडा खाएगा तो पूरा घर भर के लोग खा लेगा, इतना बड़ा होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। ये तो हो गया पूरा दुनिया में बड़ी छोटी, हम लोगों ने पढ़ लिया कि सबसे बड़ छोट कौन सा कोशिका होता है, ठीक है। उसके बाद बातें आती हैं कि अब इंसान में, मतलब हमनी में, इंसान में कौन सा सबसे बड़ और छोट कोशिका है और लंबी भी है। देखिए, लंबा में समझने का अर्थ ये हो जाता है कि कोई बांस का खम्मा है वो लंबा होता है, ठीक है ना, लंबा होता है। अब बड़ा का मतलब होता है दूर में फैला होना, ठीक है, दूर में फैला होना, समझ में आ रहा ना। बड़ा, लंबा और बड़ा में अंतर होता है। तो इस बात को समझिएगा कि जैसे मानव में, मतलब इंसान में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु जिसे स्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु स्पर्म, ये सिर्फ पाया जाएगा था आपको किसमें, तो मेल में पाया जाएगा। यहाँ पे लिख दें हम मेल में। आप लोग को पता होता है कि शुक्राणु तो सिर्फ मेल में ही बनता है, तो इसलिए मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, यानी कि स्पर्म जो कहाँ पाया जाता है, तो पुरुषों में यानी कि मेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु, अंडाणु ओभम, ओभम जिससे बच्चे का एक निषेचन होता है, इस दोनों में मिलके और शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन होता है तो एक बच्चे का निर्माण होता है। तो देखिए अंडाणु क्या होता है, ये पाया जाता है फीमेल में, ठीक है, फीमेल में। इतना याद रखना है कि शुक्राणु मेल में और अंडाणु फीमेल में पाया जाएगा। इतना क्लियर समझ में आ रहा है, ये नहीं कि अंडाणु आपको मेल में मिलेगा, नहीं मिलता है, ठीक है। तो यानी अंडाणु किस में, मेल, सॉरी फीमेल में, और शुक्राणु मेल में मिलेगा। और सबसे छोटी कोशिका मानव में, तो शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु जो फीमेल में मिलता है। उसी में मानव में ही एक लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो दिमाग को, दिमाग में जो कोशिका होती है वही क्या है, सबसे लंबी कोशिका है मानव की, न्यूरॉन, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। अब देखिए न्यूरॉन जो कोशिका है इसमें विभाजन नहीं होता। विभाजन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि टूट जाना। कभी कभी सुने हैं कि ये दो आदमी था उसमें विभाजन हो गया, या फिर कुछ पार्टी थी उसका विभाजन हो। यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर विभाजन का मतलब होता है निर्माण होना, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर विभाजन का मतलब निर्माण होना होता है। तो जैसे देखिए कह रहा है कि विभाजन रहित, वैसा कुछ मतलब क्या होता है कि विभाजन रहित कहने का मतलब है कि वो कोशिका जो खुद का विभाजन नहीं कर पाता उसे विभाजन रहित कोशिका कहता है। रहित मतलब ये विभाजन करके, मतलब एक कोशिका है और खुद को विभाजित करके दूसरी कोशिका नहीं बना सकता है, तो कौन है, तो न्यूरॉन कोशिका, यानी कि दिमाग। इसलिए दिमाग में देखिएगा कि दिमाग में एक बार चोट लगता है ना तो आदमी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ऊपर चोट लगा कोई बात नहीं है, नीचे एक बार और चोट लगा कोई बात नहीं, फिर चोट लगा खून बह गया कोई बात नहीं, फिर चोट लगा हड्डी में चोट लगा कोई बात नहीं, उसके बाद और दम दरा बढ़िया चोट लगा नीचे चल गया ना, तो अब वो आदमी ठीक नहीं होता, आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए क्योंकि वो तो वहां पे कोशिका, मान ली कहीं पे घाव हुआ लग के उस कोशिका पे भरता है, विभाजन होता है कोशिकाओं का, तब वो घाव क्या होता है, भरता है, हर एक जगह पे भरता है। लेकिन दिमाग में कम ही ऐसा होता है, इसलिए ज्यादातर लोग को देखिएगा कि एक बार चोट लगता है तो क्या हो जाता है, आप लोग फील्ड में देखिएगा कि पीछे से आता है गुंडवा मारता है और आदमी गिर जाता है। उसी तरह होता है कि दिमाग में क्या, दिमाग यानी कि न्यूरॉन, दिमाग यानी न्यूरॉन कोशिका विभाजक रहित होती है, मतलब एकदम लगभग ना के बराबर विभाजन होती है। विभाजन कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या था, कटा हुआ था, कट जाता है ना इस ब्लेड से, तो इसको धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ मांस भर जाता है, यानी कि कोशिकाओं का धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन माइंड में यानी कि ब्रेन में निर्माण ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें तो विभाजन नहीं होता था, किसमें, न्यूरॉन में। लेकिन अब विभाजन किस में ज्यादा होता है, मतलब सबसे जल्दी विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। लीवर में मान लीजिए लीवर कभी कभी देखिए ना कट पीट भी जाएगा ना तो लीवर खुद से अपना घाव भर लेगा। लीवर, जो लीवर आपके अंदर पेट में पाया जाता है, अगर उसमें कट पीट हो जाता है तो उसकी ज्यादा दवाई सुई या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप जल्दी भर जाता है। यानी कि वहां पे सबसे अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कोशिकाओं का क्या होता है, तो विभाजन होता है। कहाँ पर, लीवर में, ठीक है। सबसे ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। विभाजन का मतलब आप लोग समझे होंगे कि
टूट के दो बन जाना, टूट के नया का निर्माण कर देना, यानी कि अलग अलग होकर टूट के खत्म नहीं हो जाना। विभाजन का मतलब बायोलॉजी में निर्माण होना होता है। यहाँ तक तो हो गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी चीजें आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। उसके बाद देखिए, समझिए कुछ जैसे हमारा जो घर बना होता है वो किस चीज से बना होता है। सबसे पहले ईंट बना होता है, ईंट लगता है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से फिर एक कमरा बनता है, फिर कमरे से घर बनता है। ठीक, इतना तो समझ में आया ना कि ईंट बने, ईंट से ईंट लगता है ना, सबसे पहले दीवार बनता है, दीवार के बाद आपका कमरा बनता है, फिर एक घर का निर्माण हो जाता है बड़े सा। इतना समझ में आ रहा है ना। उसी तरह हमारा शरीर भी बनता है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका अगर मिलता है बहुत सारा कोशिका तो ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक बहुत सारे मिलते हैं तो एगो अंग बनता है। अंग कहने का मतलब अंगुली बन गया, गोर बन गया, मुंह बन गया, आंख बन गया। ये एक अंग होते हैं। गो पैर एक अंग है, समझ में आ गए थे। और उसके बाद सारे अंग, बहुत सारे अंग मतलब हाथ, गोर, मुंह, नाक, कान, उस सभी अंग मिल मिल के एक क्या शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा शरीर को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। जिस प्रकार हमारा ईंट बना हो, सॉरी घर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर बना है। इस तरह देखिए ना, ईंट के जगह पे आपका कोशिका है, और दीवार के जगह पे ऊतक, और उसके कमरा के जगह पे अंग, अंग शरीर के जगह पे घर आ गया है। उसी प्रकार है। अब उसके बाद आता है इसमें कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, जैसे आप लोग देखेंगे कि कभी आप लोग सामान खरीदे जाते हैं तो उसको किस चीज में बंद करके लाते हैं, चिमकिल यानी कि झिल्ली में। कहते हैं ना कि जगह जो बहुत सारा सामान रहता है, जैसे एक झिल्ली ले लेते हैं, उसमें आलू, प्याज, लहसुन, मिर्चा, जो चीजें होती है सभी एक झिल्ली में बंद करके लाते हैं ना। तो क्या हो गया, सभी झिल्ली में बंद करके लाते हैं। यानी कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि उस झिल्ली में जितना भी सामान है सब उस झिल्ली के अंदर भरा हुआ है। ये भी कह सकते हैं ना कि झिल्ली के अंदर सारे सामान क्या हुए हैं, हमारे भरे हुए हैं। तो देखिए, एक ऐसा कोशिका मान लीजिए, एक कोशिका है, दिख रहा होगा, एक कोशिका है। इसी इसी को क्या कहा जाएगा, तो कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली यानी कि इसी के अंदर जितना भी होगा सभी क्या होगा, इसी के अंदर भरा होगा। जैसे एक चिमकिली के अंदर, झिल्ली के अंदर सारे आलू, प्याज, लहसुन, प्याज जो भी है सभी भरे रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका ये होता है। अब देखिए, ये क्या पादप में भी और जंतु मतलब पेड़ पौधे में भी होते हैं कोशिका झिल्ली, और इंसान में यानी कि जानवर, कुत्ते, बिलाई सभी में होता है। ठीक है, जितना भी एनिमल है, एनिमल मतलब होता है जंतु। ये आप लोग पढ़े होंगे कि एनिमल मतलब तो जानवर होता था, ठीक है ना। लेकिन एनिमल मतलब जंतु, पूरा जितना गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, इंसान, सबके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। यानी कि पादप में भी और जंतु में भी, दोनों में, पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब जितना जीवित, गाय, बकरी, भैंस, इंसान, सभी को क्या कहेंगे, जीव। अब देखिए यहाँ से एक चीज आता है कि ये क्या होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। कौन, कोशिका झिल्ली जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। उसके बाद होता है कि कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। ये भी बोले थे ना कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वॉक्यूल्स, सेंट्रोसोम, केंद्रक, ये सारी चीजें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे आगे वीडियो में, हो सकता है कि पार्ट 2 में हो जाए। लेकिन आप जैसे चिमकिल में भर के सामान लाते थे कि उसमें सारे सामान रहते थे, उसी तरह ये कोशिका झिल्ली है, कोशिकाओं के अंगों को रखने वाला झिल्ली। ठीक है ना, कोशिकाओं के अंगों को रखने वाला झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाएगा। इतना समझ, इसमें सारे कोशिका के अंग बंद रहते हैं, यानी कि इसी में क्या होते हैं, रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, लिख सकते हैं। कोशिकाओं के सभी अंग कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप क्लियर समझ पाएंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद धरा अंग, कोशिका भित्ति। एक तो पहली कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है कोशिका भित्ति, जैसे एक प्रकार की मान लीजिए पहले से तो एक चिमकिल होता है ना। जैसे हम सामान खरीदते हैं तो एक चिमकी लेते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, भरा हुआ रहता है, या फिर वजनदार होता है सामान, तो उसमें कहते हैं कि एक और डबल चिमकी लगा दो, एक डबल चिमकी लगा दो ना। खास करके आप लोग मीट की दुकान पे ऐसा ही करते हैं कि डबल चिमकी लगवाते हैं। तो उसी डबल जो चिमकिल होता है ना, बाहरी वाला, उसी को कोशिका भित्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर
इस तरह से है, पहले से तो ये कोशिका झिल्ली था ही इस पे वो वाला, और ये अलग से एक कोशिका एक और लगवा दें, डबल लेयर, तो इसको बाहरी वाले को क्या कहेंगे हम लोग, कोशिका भित्ति। ठीक है, इतना समझ में कि डबल लेयर मतलब डबल कर देने से क्या होता है, कोशिका भित्ति। लेकिन एक और बात है कि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाता है, समझ में आ रहा है ना? कोशिका भित्ति जो है किसमें, सिर्फ पेड़ पौधे में। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि कोशिका भित्ति वनली प्लांट यानी पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति वनली प्लांट एवं वही बात होता है पादप में पाया जाता, पेड़ पौधे में सिर्फ पाया जाता है कौन, तो कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज हर एक चीज में पाया जाता है, जैसे आपके कपड़े में, कपड़ा कहाँ से बनता है, पेड़ पौधे से, तो पेड़ पौधे में सेलुलोज पाया जाता है सेलुलोज, तो सेलुलोज पाया जाता है। आपके कपड़े में भी सेलुलोज है, आप पैसा सेलुलोज है, कॉपी किताब सब मतलब लगभग सब जगह पे सेलुलोज है। हम लोग खाते हैं कहाँ से, आम खाते हैं, सेलुलोज, मतलब हमारे शरीर में भी क्या है, सेलुलोज है। अब देखिए क्या क्या करता है कि सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब मान लीजिए इंसान जो है वो कैसे सुरक्षा करता है अपना, कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, हमारे शरीर में कुछ बाल होते हैं वो सुरक्षा कर देते हैं किसी किसी चीज का, सर का लगभग सुरक्षा बाल कर देता है। लेकिन पेड़ पौधे में कौन सा सुरक्षा करना है, तो इसलिए पेड़ पौधे की सुरक्षा कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है ना, कोशिका भित्ति यानी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान करता है और आकार बताता है उसका कि कैसा होना, एकदम मोटा बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है ना, कोशिका भित्ति। इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए कुछ चीजें पढ़ते हैं हम लोग, उसमें दो चीजें पढ़े थे ना, पहले पढ़े हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़े, दूसरा कोशिका भित्ति पढ़े। जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना, ये कोशिका झिल्ली आपको दिख रहा है ना, इसी के ऊपर एक क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। जैसे इसके ऊपर एक कैसे इस तरह का लेयर पाया जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है, तो इस पे एक और लेयर पड़ा था तो उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी कोशिका झिल्ली दिख रहा है। अब देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। अब ये चीजें समझ में आया, ये देखिए कह रहे कि तीनों माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या, सूत्र कणिका, इसको सूत्र कणिका भी हम लोग कहते हैं, सूत्र कणिका भी कहते हैं। इसका खोज कौन किया था, तो अल्टमैन, एम रहेगा या एम ना रहेगा, ठीक है, अल्टमैन। इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। किसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने, तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। अब देखिए ये क्या कहता है कि श्वसन, श्वसन में बहुत बड़ा इसका योगदान। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं शरीर के, जैसे आप लोग पता है कि हीमोग्लोबिन जो है हम लोग हमारे ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं में क्या करता है, ले जाता है ना, तो यही क्या करता है, ये कोशिकाओं में ले जाता है जो हीमोग्लोबिन हमारे को ऑक्सीजन को लेके जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को रख लेता है। ठीक है ना, रख लेता है, और उसके बाद जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उसको फिर वो वापस लेके चल जाता है। यानी कि जो श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हवा को क्या करता है, रखने में काम करता है। बहुत इतना समझ। अब देखिए बहुत सारे हमारे शरीरों में तो बहुत सारे कोशिका होंगे, यानी कि बहुत सारे, यानी कि हाथ में कितना सारे कोशिका, एक अंगुली में कोशिका कितने होंगे, एक नाखून में कितना सारे कोशिका होंगे, यानी कि सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जितने भी कोशिका हैं सभी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सभी में गोल्जी बॉडी, सभी में वैक्यूल्स। अभी और चीज़ें पढ़ना है तो इस बोर्ड पे जितना भी लिखा है इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है, 2 स्लाइड अगले पार्ट 2 में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ से कह रहे हैं कि श्वसन का काम करता है। अब इसमें एक चक्र चलता है, कौन क्या कह रहे हैं हम लोग, चक्र चलता है जिसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्या, क्रेब्स चक्र कहा जाता है, क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र, तो क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र। अब देखिए क्रेब्स चक्र जब चलता है तो क्या बनता है, एटीपी, एटीपी। और इसी में अगर 38 एटीपी बन गया तो एक ग्लूकोज का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, एक ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या होता है, तो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा। आप लोग भी कभी ग्लूकोज पीते होंगे तो लगता है कि वो एनर्जी आ गया। उसी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका कहा जाता है, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। ये श्वसन
करता है, क्रेब्स चक्र चलता है इसमें, जो चक्र चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये क्रेब्स चक्र से एटीपी बनता है, 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ग्लूकोज से क्या मिलता है हमें, तो ऊर्जा मिलता है। तो यानी कि हम लोग सीधे से बातों को कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, तो ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करने का मतलब है कि हमारे हाथों में ऊर्जा बन रहा होगा, हमारे उंगली में भी ऊर्जा बनता होगा, हमारे गोर में, पैर में, मुंह में, जीभ में, आँख में, सभी जगहों पे ऊर्जा बनता होगा, क्योंकि सभी जगहों पे तो कोशिका है, और जहाँ कोशिका है उसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा बनाने का मतलब जिससे हम लोग का एनर्जी, हम लोग काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। यानी कि अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको, तो हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मेहनत है, हमारे अंग में किस चीज़ की, तो जीभ की, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वही बोल रहा है ना, सबसे ऊपर नीचे वही कर रहा है। यानी कि सबसे मेहनत का काम यहाँ पे किस चीज़ का है, तो जीभ का। यानी कि ऊर्जा तो हमारे अभी पैर में भी बन रहा है, लेकिन हम तो खड़े हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अभी ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है पैर में, यानी कि ठीक है ना। तो ऊर्जा सभी जगहों पे बनता है, बात समझ में आ रहा है ना। ऊर्जा क्या करता है, सभी जगहों पे बनता है। इतना बस एक चीज़ को समझ में आया। अब इस देखिए, इसमें एक दीवार बना होता है, किस तरह, इस तरह का एक दीवार बना था, उसे आंतरिक दीवार यानी कि अंदर दीवार बना होता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का कुछ कुछ दीवारें बने होते हैं, उसे कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी। अब क्रिस्टी कहाँ से पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी सवाल हो सकता है कि क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में आता है कि गल्जी बॉडी, इसका खोज किया था कैमिलो गल्जी। कैमिलो गल्जी, गल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गल्जी। अब देखिए कौन, कोशिका भी खोज दिया। अब कोशिका के अंदर जाकर घुस के देखना है कि कोशिका के अंदर क्या है, तो सबसे पहले मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद मिल गया आपका गल्जी बॉडी, कैमिलो गल्जी ने खोज किया इसका। अब देखिए एगो हिती चूंकि कोशिका है, उसको भी छेद छेद के देख रहा है, सब कोई सा आदमी है सब। तो देखिए सबसे पहले गल्जी बॉडी कैमिलो गल्जी को खोज किया। ठीक है, पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया, उसके बाद कैमिलो गल्जी ने गल्जी बॉडी का खोज किया। और गल्जी बॉडी क्या करता है, तो परिवहन का काम करता है। मान लीजिए यही बात तो हम समझा रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना रहा है, पैर में भी ऊर्जा बन रहा है, हाथ में भी, आँख में भी ऊर्जा बन रहा है। अगर मान लीजिए कि आँख में ऊर्जा बन रहा है, आँख में तो ऊर्जा हमेशा बनेगा, सभी जगहों पे ऊर्जा बनेगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ऊर्जा बनेगा। अगर हम रात में सो गए तो आँख क्या बंद रहता है ना, आँख बंद रहता है ना, तो आँख बंद रहता है यानी कि रात के ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है आँख को, नहीं है ना। तो देखिए जिस चीज़ जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ कोनो बात नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है वहीं पे क्या करता है, गल्जी बॉडी ऊर्जा लेके वहाँ पे पहुँचाता है। कौन, गल्जी बॉडी ऊर्जा लेके पहुँच। जैसे मान लीजिए हमारे पैर को अभी ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम दौड़ थोड़ ना रहे हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं। हमारे जीभ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, हमारे जीभ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। और जीभ तो एगो है हती चुकी, जीभ एगो हती चुकी है, वो में कितना ऊर्जा बना, लेकिन पैर इतना बड़ा है, इसमें बहुत सारा ऊर्जा बनता होगा। लेकिन हम दौड़ थोड़े रहे कि ऊर्जा की इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा, पैर में ज़रूरत हमें जीभ में पड़ेगा। यानी कि पैर वाला जो भी ऊर्जा है आपका, क्या पैर वाला जितना भी ऊर्जा है सब कहाँ लेके गल्जी बॉडी जाता है, कि जीभ के पास, ले आओ हमको ज़रूरत है, हमको दो। यानी कि ये पूरे शरीर को बैलेंस करने का भी काम इसी को है, किसको, गल्जी बॉडी का। यानी कि ऊर्जाओं का परिवहन कौन करता है, तो गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी कहने का मतलब एक जगह पे ऊर्जा दूसरी जगह पे स्थानांतरित करना है इसका, कि कहीं पे ज़रूरत है तो उसको पहुंचा देना है ऊर्जा। जैसे सामान नहीं होता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग खाना चलाते हैं तो एक में पहले से भरा हुआ रहता है और किसी का खाली रहता है, किसी का खाली रहता है, तो उस वहाँ पे पहुँचाने का काम वो जो खाना चलाता है वो करता है। उसी तरह ये खाना चलाने का काम कौन करता है, गल्जी बॉडी। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ऊर्जा पहुँचाने का काम करता है। जहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है वहाँ से ले करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ दे देता है। किसी मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है यानी कि उसके जीभ में ऊर्जा बन रहा होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका होता है, कि पैर मुँह से ऊर्जा चाहिए तब ना दौड़ पाएगा। तो जहाँ जहाँ से ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है उसको वहाँ से ले जाकर पैर में देगा, और जिसको पैर की ज़रूरत नहीं वो जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि गल्जी बॉडी क्या करता है, परिवहन यानी कि ऊर्जा का इधर उधर स्थानांतरित करता है। मान लीजिए यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बना दिया, लेकिन करेगा कौन चीज़, यही इधर उधर भेजता है कि इसको हाँ ज़रूरत है उसको जगह दे दो, चलिए इधर भी दे देना। ठीक है, इस तरह से काम करता है, इतना समझ जाए। उसके बाद आता है रसधानी वैक्यूल्स, रसधानी वैक्यूल्स। इसमें सारी चीज़ें कोशिका में ही पाया जाता है। आप देख रहे हैं ना कि कोशिका में इतने सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे कहते थे पहले कि कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है,
कभी कह सकते हैं कि जिस चीज़ में और ज़्यादा सामान भरा रहेगा वो छोटे थोड़े होगा, क्योंकि उसमें तो और छोटे छोटे सामान भरा है। तो इसलिए कोशिका क्या है, तो इकाई है, सबसे छोटी इकाई होता है शरीर का, अंग नहीं होता है। समझ में आ गया? अब देखिए वैक्यूल्स क्या है, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स जल का संग्रह, ये जल को क्या करता है, स्थिर करता है। आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में लगभग 70% क्या होता है, जल पाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, जल आपके पेट में है 70%? आपको तो लगता ही नहीं है कि जो 70% जल है हमारे पेट में तो कभी दिखाई ही नहीं दिया। तो पेट में नहीं रहता है, आप तो ऐसे कभी कभी आधा लीटर 1 लीटर पानी पीते हैं, वो ना पेट में जाता है। लेकिन जितना सारे पानी रहते हैं सब कहाँ कहाँ रहता है, तो सभी कोशिकाओं में रहता है। कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स में रहता है। वैक्यूल्स क्या करता है, जल को स्टोर करके रखता है ताकि कभी ज़रूरत पड़े। जैसे आप लोग धूप में निकलते हैं तब पानी की प्यास लगने लगता है, यानी कि ये क्या करता है, उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति करता है, इसके पास ही पानी रहता है। यानी कि जितने भी अंग हैं सभी जगहों पे पानी रहता होगा, गोड़ में, हाथ में, जीभ में, मुंह में, हर एक जगह पे कोशिका है, तो हर एक जगह पे वैक्यूल्स है। तो वैक्यूल्स है तो पानी रखा होगा, इसका मतलब यही होता है। तो पानी कहाँ रहता है, तो वैक्यूल्स में रहता है। और जब भी वैक्यूल्स में 1% की कमी आती है, यानी कि इसमें पानी की कमी कितना, 1% कमी आता है, 1% का कमी होता है, तो हमें प्यास लगता है। हमें क्या लगता है, प्यास लगने लगता है। 1% का कमी होता है। अगर इसी में आपका 10% का कमी कर दे तो क्या हो जाएगा, आदमी का सत्यानाश, यानी कि आदमी का मृत्यु हो जाता है। बात इतना समझ में आ गया कि राजधानी क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। बात यही तक है। इसमें 1% की कमी होता है तो आदमी को प्यास लगता है, और 10% की कमी होता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। लगभग जितने भी इस वीडियो में आप लोग को हम समझाए हैं वो सारी बातें आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो था हमारा क्या, पार्ट 1। पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी समझ में आया है ना, तो एक तो लाइक ज़रूर आपसे हम मांगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका लाइक हमें बताता है कि हमारे मेहनत कैसा है, ठीक है ना। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।